फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री सिंप्लीफाइड फॉर यू चैनल। आज हम इग्नू एमए हिस्ट्री के एमएचआई 101 की न्यू यूनिट की स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि है यूनिट 8 अफ्रीका के बारे में और उसके हिस्ट्री, सोसाइटी और पॉलिटिकल कल्चर के बारे में बात करती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तो देखते हैं कि हमें पता चलता है कि नॉर्थ अफ्रीका के कनेक्शंस जो थे ना, वो एशिया और यूरोप में पहले थे ट्रेड के ज़रिए और बाकी कल्चरल एक्सचेंज की वजह से। लेकिन सब सहारन अफ्रीका, जो कि यूरोप से बहुत दूर था, वो लार्जली अननोन था आउटसाइडर्स के लिए, जब तक कि वहाँ पे यूरोपियन कॉलोनाइजर्स नहीं पहुँच गए। तो 15th सेंचुरी में यूरोपियंस का अराइवल हुआ और उनका फोकस स्लेव ट्रेड और वहाँ से मटीरियल और वेल्थ को एक्सट्रैक्ट करके अपने देश ले जाना था। 19th सेंचुरी तक यूरोपियन पावर्स ने अफ्रीका को लार्ज स्केल में कॉलोनाइज कर लिया। यूरोपियंस ने अफ्रीका को लेस सिविलाइज्ड और अंडर डेवलप्ड समझा, लेकिन हिस्टोरिकल रिसर्च से ये प्रूव किया कि अफ्रीका में सिविलाइजेशन थी, जो किसी भी एंशिएंट सोसाइटी से कम नहीं थी। आज हम नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नॉर्थ अफ्रीका के बारे में। नॉर्थ अफ्रीका में सबसे पहले हम इजिप्ट की बात करेंगे। इजिप्ट का हिस्ट्री बहुत रिच और डिटेल्ड है। 3000 ईयर्स 3000 बीसीई से पहले नाइल वैली में प्री डायनेस्टिक सेटलमेंट्स थे। फारोनिक इजिप्ट, जो कि 3000 बीसीई से 332 बीसीई तक चला, उसमें 31 डायनेस्टीज ने इजिप्ट पर राज किया। ये पीरियड ओल्ड किंगडम, मिडल किंगडम और न्यू किंगडम में डिवाइड किया गया है। अलेक्जेंडर द ग्रेट के कॉन्क्वेस्ट के बाद इजिप्ट ग्रीक रूल में चला गया, जिससे प्लेटोमेइक पीरियड कहते हैं। उसके बाद रोमन रूल, byzantine रूल और फिर अरब रूल आया। ऑटोमन एम्पायर ने भी इजिप्ट पर कंट्रोल किया और आखिर में 1882 में ब्रिटिश ऑक्यूपेशन हुआ, जो मॉडर्न इंडिपेंडेंस तक चला। तो ये था इजिप्ट का टाइमलाइन। अब हम डिटेल्स में जाएंगे। ओके। फारोनिक इजिप्ट। फारोनिक इजिप्ट, जो कि ओल्ड किंगडम के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे कि 2686 से 2181 तक ये चला। वो फ़राओ जोसर ने शुरू किया था, जो कि थर्ड डायनेस्टी के किंग थे। उन्होंने कैपिटल मेम्फिस में बनाई थी अपनी। और ओल्ड किंगडम की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन, जैसे कि स्टेप पिरामिड ऑफ सक्कारा। फ़राओ की एब्सोल्यूट पावर मतलब चलती थी वहाँ पे, लेकिन उनके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। ये पीरियड अराउंड 2200 बीसीई में जो है इंटरनल स्ट्राइफ की वजह से खत्म हो गया। और फिर देखते हैं कि जो नेक्स्ट फेज था मिडल किंगडम, वो चालू होता है 2050 बीसीई से 1786 तक। ओके। उसमें कैपिटल थेबिस में शिफ्ट हो गई थी। इस पीरियड में इरिगेशन प्रोजेक्ट और ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए। रिलीजन का फोकस आफ्टर लाइफ से ज्यादा इस लाइफ पर हो गया। लेकिन 1786 बीसीई में फॉरेन इन्वेजन हुआ, जिसमें हैक्सोस, जो कि वेस्टर्न एशियन ट्राइब थे, उन्होंने हॉर्सेस और चैरियट यूज करके इजिप्ट पर कंट्रोल कर लिया। न्यू किंगडम, जो कि 1560 बीसी से 1087 बीसी तक चला, उसमें फराओ ahmose ने हैक्सोस को भगाया और 18 जो डायनेस्टी थी, उसकी स्टैब्लिशमेंट की। इस पीरियड में स्टैंडिंग आर्मी बनाई गई और एक्सपेंशन हुआ। टूटमोस द थर्ड और रामसेस द सेकंड के अंदर ये सारे चेंजेस आए। वैली ऑफ द किंग, जो कि रॉयल बेरियल साइट थी, वो भी इसी पीरियड में बनाया गया। पिरामिड्स और इजिप्शियन रिलीजन के बारे में देखना है अब। तो पिरामिड्स को रॉयल टूम के लिए बनाया गया था। सबसे पहली पिरामिड थी स्टेप पिरामिड, जो जो जोसर ने बनवाई थी। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो कि कुफू ने बनवाई थी। और कफारे और मुनकाउरे, ये तीनों ने बनवाई थी। वो सबसे फेमस थी। और इजिप्शियन रिलीजन में फ़ाराओ को गॉड्स का बेटा माना जाता था। मम्मीफिकेशन को आफ्टर लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। मेजर जो गॉड्स थे वहाँ पे, वो रारी थे, जो कि सन गॉड थे। ओरिसिस थे, जो कि डेथ के गॉड थे। और अमोन रा, जो कि सुप्रीम गॉड थे। टेम्पल्स रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की तरह यूज होती थी। ओके। किंगशिप एंड इजिप्ट गवर्नमेंट इन इजिप्ट में किंगशिप और गवर्नमेंट काफ़ी यूनिक था। फ़ाराओ को जो डिवाइन रूलर माना जाता था, और उनका ड्यूटी था माथ, यानी कि सोशल जस्टिस और ऑर्डर को मेंटेन रखना। विज़िर, जो कि प्राइम मिनिस्टर होते थे, वहाँ वो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था। और प्रोविंशियल गवर्नर्स अलग-अलग एरिया को कंट्रोल करते थे। डायनास्टिक स्ट्रगल भी होती थी, जैसे कि अमेने अमेनमेट द फर्स्ट, जो कि एक उज़ुर्पर था, मतलब कि ओवरथ्रोवर था। और यहाँ पे को रीजेंसी सिस्टम था, जैसे कि जिसमें रूलर्स अपने
हेयर को, अपने वारिस को पहले ही मरने से पहले सेलेक्ट करके जाते थे ताकि कि उनके जाने के बाद कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सोसाइटी और इकोनॉमी, इजिप्शियन सोसाइटी एक सोशल पिरामिड की तरह थी। टॉप पर फ़ाराओ, फिर विज़िर, गवर्नर, फिर स्क्राइब्स, सोल्जर्स, फार्मर्स और लास्टली स्लेव्स आते थे। स्क्राइब्स को बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी बिकॉज़ दे वर लिटरेट। इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। नील नदी की जो ईयरली फ्लडिंग होती थी उसकी वजह से फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में हो पाती थी। ट्रेड मेसोपोटामिया, इंडिया और क्रीट के साथ होता था। ट्रांसपोर्ट के लिए बोट्स का यूज़ होता था, व्हील्स का यूज़ नहीं होता था उस टाइम पे। अ, वेस्ट अफ्रीका पर आते हैं तो हम देखते हैं कि स्टोन एज और आयरन एज में भी यहाँ पे कई सारे सेटलमेंट्स एग्जिस्ट करते थे। ट्रांस सहारन ट्रेड वेस्ट अफ्रीका की प्रॉस्पेरिटी का बहुत बड़ा कारण था और स्लेव्स का ट्रेड होता था। यहाँ पे गोल्ड, सॉल्ट, आइवरी, आयरन और कॉपर, ये सब चीज़ों का ट्रेड होता था। मेजर किंगडम्स में घाना, माली, सोंगाई और कनीम इंक्लूडेड थे। तो इनके बारे में देख लेते हैं हम थोड़ा डिटेल में। अ, जो घाना की मतलब मेजर एम्पायर थी, 8th 8th से 13th सेंचुरी तक चला। उसकी कैपिटल थी कम्बी सलेह। यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट एरिया थे, लोकल अफ्रीकन सेक्शन, जहाँ राउंड मड हाउसेस थे और मर्चेंट सेक्शन जहाँ स्टोन बिल्डिंग्स और मॉस्क थे। इकोनॉमी गोल्ड और सॉल्ट पर बेस्ड थी और नॉर्थ अफ्रीका से कॉपर, टेक्सटाइल और अरब हॉर्सेस का ट्रेड होता था। किंग को डिवाइन रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था और उनके पास एक लार्ज आर्मी थी जो वेसल किंग्स को कंट्रोल करती थी। ओके, लेकिन 11th सेंचुरी में अल्मोराविद इन्वेजन के बाद घाना डिक्लाइन हो गया। फिर माली एम्पायर पे आते हैं, तो माली एम्पायर 13th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक चला। वो सुंदीआता केइता ने एस्टैब्लिश किया था इसको। ये घाना को ओवरथ्रो करके माली एम्पायर एस्टैब्लिश किया था और यहाँ का जो सबसे मोस्ट प्रॉस्पेरस रूलर इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, मंसा मूसा। ये 1312 से 1337 सेंचुरी में सीई में रूलर थे। उन्होंने मक्का की मतलब भ्रमण किया, जिससे माली की जो है रेपुटेशन वो ग्लोबली बढ़ गई। फिर टिम्बकटू को एक लर्निंग और ट्रेड हब बनाया गया और यूनिवर्सिटी ऑफ सैंकोरे फेमस हुई। इकोनॉमी गोल्ड माइनिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग और क्राफ्ट पर बेस्ड थी। सोसाइटी में मैट्रिलिनियल लीनिएज फॉलो किया जाता था, मतलब कि यहाँ पे इनहेरिटेंस मदर की साइड से होते थे। तो देखते हैं नेक्स्ट, शोंघाई एम्पायर। शोंघाई एम्पायर जो कि 15th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक चला, वो सुन्नी अली ने एक्सपैंड किया है। उन्होंने टिम्बकटू, गाओ और हौसा स्टेट्स पर कंट्रोल किया। कैपिटल गाओ थी और मिलिट्री स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग नेवी, कैवलरी और इन्फेंट्री इंक्लूडेड थे। इकोनॉमी राइस, मिलेट, बीन्स, गोल्ड, कॉपर और सॉल्ट ट्रेड पर बेस्ड थी, लेकिन 1591 में मोरक्कन इन्वेजन के बाद फायर आर्म्स की वजह से शोंघाई डिक्लाइन हो गए। तो सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी वेस्ट एशिया में हम देख लेते हैं कंबाइंड कैसे थे, मतलब सोसाइटी मैट्रिलिनियल फैमिलीज पर बेस्ड थी और इकोनॉमी एग्रीकल्चर, माइनिंग, ट्रेड पर बेस्ड थी। पॉलिटी क्या थी, डिसेंट्रलाइज्ड और किंगशिप डिवाइन स्टेटस पर बेस्ड थी। तो टाउन्स कॉस्मोपॉलिटन थे जहाँ पे नोबल्स, ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन रहते थे। दैट्स ऑल। फिर देखते हैं हम साउथ अफ्रीका के बारे में। यहाँ पे क्रिश्चियन एरा से पहले भी सेटलमेंट्स थी। ओके, और हम यहाँ की जो 3 मेजर कम्युनिटीज़ थे, वो थे शान, बुशमैन, खोइखोई, होट्टेनटोउस और नूनी या गूनी, जिसको ज़ुलू या होसा बोला जा सकता है। तो जो ये सैन बुशमैन थे, वो हंटर गैदरर्स थे और खोइखोई पैस्टोरलिस्ट थे और ये जो होसा थे, ये लोग क्या थे, मिक्स्ड फार्मर टाइप के थे। तो ये लोग अपने जो है इनका थोड़ा एरिया भी बँटा हुआ था और हंटिंग, हर्डिंग, फार्मिंग ये सब मिक्स करते थे, ठीक है? यहाँ की इकोनॉमी जो थी, वो मिक्स्ड फार्मिंग पर बेस्ड थी, जिसमें एग्रीकल्चर, मेटलर्जी, कैटल हर्डिंग और हंटिंग इंक्लूडेड थे। कैटल को वेल्थ माना जाता था और कोई-कोई एलीट हर्डर्स पॉलिटिकल लीडर्स बन सकते थे। मेटलर्जी में बंटू स्पीकर्स ने मैग्नेटाइट, कॉपर और आयरन को स्मेल्ट किया और टूल्स, ऑर्नामेंट्स और ट्रेड गुड्स बनाए। तो ये भी काफ़ी एडवांस काम था। फिर the next thing comes lobola. I don't know why this is included in the chapter as a independent topic, because I don't think this can come in exam as a question. But still you should look at it and take notes. तो साउथ अफ्रीका में ब्राइड वेल्थ जो की सिस्टम था, जो कि लोबोला उसको बोलते हैं, ओके, कॉमन था यहाँ पे, मतलब ऐसा
ये प्रैक्टिस कॉमन ही थी। ग्रूम की फैमिली जो थी वो ब्राइड की फैमिली को कैटल देती थी। जिसके पास ज़्यादा कैटल देने को होता था वो एक से ज़्यादा वाइफ्स भी रख सकता था और वाइफ्स का मतलब ये कैटल प्राइस एक तरह से उनके एग्रीकल्चरल लेबर, चाइल्ड बेयरिंग, हाउसहोल्ड मैनेजमेंट ये सब जो वो कंट्रीब्यूशन करती थी उसकी एक तरह से भरपाई होती थी, उसकी एक तरह से ट्रिब्यूट होती थी उस चीज़ के लिए। तो वेल्दी मेन जो थे वो ज़्यादा वाइफ्स भी रख सकते थे वैसे और लेकिन वुमेन का रोल सबॉर्डिनेट ही था इस सोसाइटी में। यहाँ पे देखते हैं साउथ अफ्रीका में गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइज़ेशन था, ये चीफ्स या किंग्स क्लैन्स को रूल करते थे मतलब अ, यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज़्ड सिस्टम टाइप का नहीं था। चीफ्टन्स रूल करते थे, छोटे-छोटे क्लैन लीडर्स भी रूल करते थे और उनका पावर जो था वो ना कैटल वेल्थ पर ही डिपेंड था। क्लैन्स जो है फ्रीक्वेंटली मर्ज या स्प्लिट होते थे, पॉपुलेशन प्रेशर, रिसोर्सेज़ की कॉम्पिटिशन या फिर वॉरफेयर की वजह से। यूरोपियन कॉलोनाइज़ेशन ने 16th सेंचुरी में ट्रेडिशनल सिस्टम को डिसरप्ट कर दिया यहाँ के। ठीक है? हम आ गए हैं समरी पर। तो देखते हैं कि नॉर्थ अफ्रीका में इजिप्ट की डिवाइन किंगशिप, सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस और पिरामिड्स उसकी ग्रेटनेस को सिम्बलाइज़ करते हैं। वेस्ट अफ्रीका में पावरफुल मोनार्कीज़, सहारन से ट्रेड और कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर थे। फिर साउथ अफ्रीका में कैटल बेस्ड इकोनॉमी थी, मिक्स्ड फार्मिंग और वाइब्रेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ थे। कॉलोनियल इंट्रूजन की वजह से ये तीनों प्लेसेस के यूनिक जो सिस्टम थे, ट्रेडिशनल सारे सिस्टम वो सारे डिस्टर्ब हो गए। तो यहाँ था ये अफ्रीका की अर्ली हिस्ट्री का जो भी था लेक्चर था। आई होप यू एन्जॉयड दिस सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको इस लेक्चर के या बाकी सारे लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो आई कैन वर्क ऑन इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।